अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दिल को दहला देने वाली पुरस्कार कहानी। रात के 12 बज चुके थे और अहमर अभी सोने की कोशिश में ही था कि अचानक उसको लगा कि छत पर कोई मौजूद है और चल रहा है। उसने पहले तो सोचा कि ये उसका वहम है, शायद दिन भर की थकान की वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन आवाज़ हकीकत में ही आ रही थी। बाकायदा तौर पर कोई छत पर चहलकदमी कर रहा था, मगर कौन? क्योंकि मकान में तो अहमर के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। और रात के इस पहर कौन होगा जो इसके घर की छत पर चल रहा होगा? कहीं कोई चोर तो नहीं? पहला ख्याल यही आया, लेकिन वो ख्याल बहुत जल्द हवा हो गया। फिर चलने फिरने के साथ एक और आवाज़ पर अहमर ने गौर किया। ये आवाज़ तो पायल की थी। क्या मैं वाकई में पायल की आवाज़ सुन रहा हूँ या मेरे कान बज रहे हैं? अहमर ने खुद से सवाल किया, लेकिन अब पायल की आवाज़ और भी वाज़ेह होती जा रही थी। इस सब का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि अहमर को फैसलाबाद के करीब आबाद एक शहर समंदरी में नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज अहमर को ये दरपेश था कि इस पराए शहर में रिहाइश कहाँ इख्तियार की जाए। इसलिए अहमर ने एक प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता किया और किराए के मकान की तलाश का आगाज़ किया। प्रॉपर्टी डीलर ने अहमर को मुख्तलिफ घर दिखाए, लेकिन कहीं किराया ज़्यादा होता तो कहीं अहमर को घर पसंद नहीं आता। अहमर था भी कवारा, तो उसको कोई इतना बड़ा घर तो चाहिए नहीं था। उसको तो एक कमरा भी चल जाता, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। बिलाखिर प्रॉपर्टी डीलर ने अहमर को एक घर दिखाया जो साइज़ में मुनासिब था, और सबसे अच्छी बात कि उसका किराया तकरीबन ना होने के बराबर था। अहमर ने जब किराया सुना तो फौरन राज़ी हो गया। घर का नक्शा कुछ इस तरह था कि सिंगल स्टोरी घर था, जिसमें 2 कमरे थे, एक बरामदा, एक सहन, सहन के दाएं जानिब किचन और बाएं जानिब बाथरूम। सहन में से ही सीढ़ियाँ ऊपर छत पर जा रही थीं और सहन के आखिर में मरकज़ी दरवाज़ा था जो घर के बाहर गली में खुलता था। कमरे तो 2 थे, लेकिन एक कमरे को ताला लगा हुआ था और अहमर को बताया गया था कि इसमें मालिक मकान का कुछ ज़रूरी सामान पड़ा है, इसलिए ये कमरा वो नहीं खोल सकता और ना ही इस्तेमाल कर सकता है। अहमर को रहने के लिए वैसे भी एक कमरा चाहिए था। यहाँ तो उसको इतना बड़ा घर मिल गया था कि उसने हामी भर ली और एडवांस भी दे दिया। फिर वो उस घर में शिफ्ट हो गया। उसका सामान ही कितना था, एक चारपाई, एक संदूक जिसमें कपड़े थे, और इसके अलावा कुछ ज़रूरत की चीज़ें। सब कुछ ही एक कमरे में आ गया। अहमर के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। शहर छोटा था, लेकिन मुखलिस लोगों से भरा हुआ था, सवाए उसके मोहल्ले वालों के, जो उसको निहायत अजीब नज़रों से देखा करते थे, जैसे कि वो तो कोई खलाई मखलूक हो। अहमर को इस घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था और अभी तक वो बहुत सुकून से रह रहा था, यहाँ तक कि आज की रात आई जब उसे पहली बार महसूस हुआ कि छत पर कोई मौजूद है और पायल की आवाज़ वो सुन रहा था। असल में आज बहुत गर्मी थी, इसलिए अहमर ने अपनी चारपाई बाहर सहन में बिछा ली थी और आज ही उसे ये महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो अभी अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि ये सब उसका वहम है कि आहिस्ता आहिस्ता पायल की और कदमों की आवाज़ उसके करीब आना शुरू हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा है। अहमर की पीठ सीढ़ियों की जानिब थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जो कोई भी है सीढ़ियों पर ही खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है। उसके माथे पे पसीना आ गया और रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कदम वापस ऊपर की जानिब जाने लगे और वो पायल की आवाज़ अब मध्यम होती जा रही थी। और फिर वो सब आवाज़ थम गई, जैसे जो कोई भी आया था अब वो वापस चला गया हो। अहमर को फिजा में जो एक बोझलपन महसूस होने लगा था वो भी अब ख़त्म हो गया था। और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था, बहुत कुछ देखना बाकी था। बाकी रात खैरियत से गुजर गई। सुबह हुई तो अहमर तैयार होकर नौकरी पर चला गया। सारे दिन में रात वाला वाक़या अहमर मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। खाना खाकर अपने दफ्तर के कुछ कामों में मसरूफ़ हो गया। जब कामों से फारिग होकर अहमर सोने के लिए बाहर सहन में आकर लेटा, उसने लेटने के बाद अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे।
वक्त देखकर अहमर को पिछली रात का सारा मंजर याद आ गया और एक अनजाने खौफ ने उसको घेर लिया। कहीं आज भी वो कदमों की आवाज आई तो? अहमर ने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही अपना सर झटकते हुए गोया खुद को तसल्ली दी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। अकेला रह रहा हूं ना, इसलिए दिमाग ये खेल खेल रहा है मेरे साथ। अपने दिल को तसल्ली देकर अहमद करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। आज भी इत्तेफाक से उसकी पीठ सीढ़ियों की जानिब थी। अभी उसने करवट ली ही थी कि अचानक फिर वही कदमों की आवाज़ और साथ ही साथ पायल की वो पुरअसरार आवाज़ आना शुरू हो गई। अहमर का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया। वो हर गुजरते लम्हे के साथ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब उसका वहम हो, मगर वो पायल और कदमों की आवाज़ पिछली रात की तरह करीब आती जा रही थी। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। अहमर की तो हालत गैर हो रही थी खौफ के मारे। आहिस्ता आहिस्ता वो जो कोई भी था अब नीचे की जानिब आने लगा था। अहमर के वजूद में तो क़यामत बर्पा हो गई थी, क्योंकि वो जो कोई भी था अब उसकी चारपाई की जानिब बढ़ रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ पायल की छन छन की आवाज़ अहमर के करीब से करीब तर होती जा रही थी। अहमर के आसपास की फिजा बहुत भारी हो चुकी थी। उसका दम घुटने लगा था और फिर वो आवाज़ उसकी चारपाई तक आकर रुक गई। अहमर को बाकायदा तौर पर यह महसूस हो रहा था कि उसके बिल्कुल पीछे कोई मौजूद है, कोई है जो बगौर अहमद को घूर रहा है। खौफ के मारे अहमर ने पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं समझा। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि सांस भी जैसे रुक रुक कर आ रहा हो। अहमर के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अहमर की एक आदत थी कि वो अपने सरहाने पॉकेट साइज का कुरान पाक रखकर सोया करता था। अहमर को अचानक कुरान मजीद का ख्याल आया और उसने सरहाने से कुरान पाक उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुरान मजीद सीने से लगाने की देर थी कि वो खौफ की शिद्दत जो उस पर गालिब थी उसमें कुछ कमी आ गई और उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अहमद ने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया और उसके साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो कोई भी चीज़ उसके पीछे खड़ी हुई थी उसने पीछे हटना शुरू कर दिया है और वाकई अब उसे दोबारा से कदमों और पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। अहमर ने कुरानी आयात का विर्द जारी रखा और वो आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते छत तक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आवाज़ बंद होने के साथ फिज़ा भी मुकम्मल तौर पर हल्की हो चुकी थी। लगता था कि अब अहमर के चारों तरफ ज़िंदगी वापस लौट आई है। अहमर ने कुरान पाक सरहाने रखा, हिम्मत करके अपनी चारपाई से उतरा, डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गया। वो देखने गया था कि कहीं कोई मोहल्ले वाला तो नहीं जो छत पर किसी तरफ से आकर उसको डराता हो, लेकिन छत पर जाकर उसे इस बात की तो शदीद मायूसी हुई, क्योंकि उसके घर के तीनों अतराफ सिर्फ मैदान था और उसकी एक जानिब गली थी। अहमर को ये सब कुछ देखने के बाद याद आया कि उसका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा था। ये तो वो पहले से ही जानता था कि उसके मकान के साथ कोई और मकान नहीं बना हुआ। इस बात को लेकर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। खैर, अच्छे से तसल्ली करके अहमर वापस आकर दुआएं पढ़कर सोने की कोशिश करने लगा और उसकी कोशिशें रंग ले आईं, क्योंकि वो बहुत जल्द ही नींद की आगोश में चला गया था। आज रात अहमर के साथ जो हुआ था वो काफ़ी परेशान कुन मामला था। अहमर अगली सुबह उठा और ऑफिस चला गया, लेकिन सारा दिन उसके दिमाग में गुज़िश्ता रात को हुए वाक़यात घूमते रहे और उससे काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। दरअसल रात के वाक़यात की वजह से अहमर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ऑफिस वो इसलिए गया था ताकि उसका जहन कुछ तब्दील हो सके और वो किसी हद तक इस मकसद में कामयाब भी हुआ था। लेकिन आखिरकार तो उसे घर ही वापस आना था। अहमर ने अल्लाह का नाम लेकर घर में कदम रखा। घर का माहौल बिल्कुल भी खौफनाक नहीं लग रहा था। फिजा भी हल्की फुल्की थी। अहमर का सारा वजूद हल्का हो गया और सारा खौफ दूर हो गया। उसने वुज़ू किया, नमाज इशा अदा की, सहन में ही चारपाई पर लेट गया। लेटकर अहमर ने थोड़ी देर गुज़िश्ता रात के वाक़यात के बारे में सोचा, फिर अपना जहन झटक कर सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। दिल में यही उम्मीद लिए हुए था कि आज कुछ नहीं होगा। फिर उसकी आंख लग गई। रात के किसी पहर अहमर की आंख खुद से ही खुल गई, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। उसने पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया, फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली तो रात के 3 बज रहे थे। आज रात के 12 तो कब के गुजर चुके थे।
कोई पुरस्कार वाक़या नहीं हुआ था। इससे अहमर के दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ। उसने आसमान पर निगाह डाली। आज चांद की 14वीं रात थी और चांद पूरी आबोताब से आसमान पर दमक रहा था। चारों तरफ चांद की ठंडी ठंडी चांदनी फैली हुई थी और आसमान पर चमकदार तारे सजे हुए थे। अहमर के मुंह पर बेजा मुस्कुराहट आ गई। अहमर को अपने घर की याद आने लगी। वो ऐसी ही चांदनी रातों में अपने भाई बहनों के साथ अक्सर अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पिया करता था और गपशप लगाया करता था। उन्हें याद करते करते अहमर की अचानक आंखें भर आईं। उसने सोचा कि रिस्क की तलाश इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। वो तो खुशकिस्मत है जो अपने मुल्क में ही मौजूद है, वरना तो लोग रोजी रोटी की तलाश में 7 समंदर पार भी चले जाते हैं। अभी वो ये सब सोच रहा था कि अचानक उसको वही कदमों और पायल की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उसको हैरत का शदीद झटका तब लगा जब उसको ये एहसास हुआ कि आज आवाज़ छत की बजाय घर के अंदर की तरफ से आ रही है। उसने थोड़ा गौर किया तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि आवाज़ उस बंद कमरे के अंदर से आ रही थी जिसको ताला लगाया गया था और उसे दरवाज़ा खोलने से मना किया गया था। अहमर टिकटिकी बांधे उस कमरे को देख रहा था। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया, वो चारपाई से उतरकर उस कमरे की जानिब चलने लगा। अचानक कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई और अब के किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ आने लगी। अहमर ने आज से पहले ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले उसने ये सब बातें या तो किसी फिल्म में देखी थीं या कहानियों में पढ़ी थीं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में पहली बार वो ये सब कुछ सुन रहा था। वो आहिस्तगी से उस जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोर जोर से दरवाज़ा अंदर की जानिब से पीटा जाने लगा। अहमर की तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कौन? और पूछने के बाद उसको खुद ही एहसास हुआ कि ये क्या पूछ रहा है। कौन देगा उसको जवाब? लेकिन एक मर्तबा उसको फिर शदीद झटका लगा हैरत का, जब उसके सवाल किए जाने पर अंदर से दरवाज़ा पीटे जाने का सिलसिला रुका और किसी लड़की की आवाज़ में कोई कमरे के अंदर से बहुत नहीफ आवाज़ में बोलने लगा, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। अहमर की हालत ये थी कि उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। कोई औरत इस कमरे में बंद कैसे हो सकती है और उसको किसने कैद किया है? कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ है, तो ये अंदर कौन है? इस तरह के बहुत से सवालात अहमर के दिमाग में घूम रहे थे। उस औरत ने फिर पुकारा, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। अहमर ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो, अंदर कैसे गई? अहमर अब दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और खड़ा सोच रहा था कि क्या करे, दरवाज़ा खोले या नहीं। अहमर ने फैसला कर लिया कि वो कमरे में बंद औरत की मदद ज़रूर करेगा। उसको मालिक मकान पर शक होने लगा था कि कहीं इसी वजह से तो उसने दरवाज़ा खोलने से मना नहीं किया था कि इस कमरे में उसने किसी मसलूम को बंद कर रखा था। वहां पहुंचकर उसने ताले को पकड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की। अभी उसने मुंह से सिर्फ बिस्मिल्लाह ही निकाला था कि अंदर से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। अहमद ने जवाबन कहा, हाँ हाँ खोल रहा हूँ। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोलना शुरू किया। अहमद दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, लेकिन ये क्या, वहां पर तो कोई भी नहीं था। अहमद ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सवाए सन्नाटे के कुछ नहीं था। अचानक ही अहमद को औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। औरत की हंसी की आवाज़ इतनी तेज थी कि अहमद को लगा जैसे बिल्कुल उसके पास ही कोई औरत खड़ी है। अचानक से हंसते हंसते वो औरत रोना शुरू हो गई। बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकने की आवाज़ें आने लगी। अहमद अब बहुत खौफजदा हो गया था। उसने पूछा, कौन हो तुम? जवाब में अहमद को सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दी, जैसे कोई औरत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो। मेरी मदद करो। अचानक ही अहमद को उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। अहमद ने आवाज़ की सिमत नज़र की तो उसको कोने में बैठी हुई एक लड़की नज़र आई जो सुर्ख लिबास में थी और घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने अपना सर अपने घुटनों में दे रखा था। उसके स्याह बाल ज़मीन को छू रहे थे और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। क्या हुआ, कौन हो तुम और तुम क्यों रो रही हो? वो औरत अचानक से बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताओ। वो औरत ऐसे बोली जैसे बहुत तकलीफ में हो।
हाँ जरूर करूंगा, बताओ तो सही क्या हुआ है तुम्हारे साथ और कौन हो तुम? उस औरत ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। यह तकसीम हिंद से पहले की बात है, जहां मैं और तुम इस वक्त बैठे हैं। ये हमारा घर था, हम बहुत खुशहाल रहते थे। तकसीम हिंद से पहले इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान इसके सामने हीच थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव जैसे महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती थी। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि रात की रानी पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। यह महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और भी महक थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। ना चाहते हुए भी जानकी के कदम उस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी कच्ची दीवार से ऐसी लगी हुई थी जैसे दीवार पर कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सिरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में रात की रानी को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे, और जैसे ये 2 जुगनू तो एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। वो ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप! जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नजर अब भी बदस्तूर उसी तरफ थी, मगर वहां सवाए रात की रानी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पर खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी, मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई। रात की रानी की बेल से कुछ दूर खड़े होकर उसने गहरी नज़रों से सांप की निशानी खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन गीली होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वो वहाँ खड़ी रही, इधर उधर देखा, फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, मगर अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो उसकी पसंदीदा रात की रानी की बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया। फिर कई दिन गुजर गए, वो कभी भी रात को उस तरफ नहीं गई। लेकिन एक रात अचानक ही उसकी आंख खुली थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर उसके पास कोई भी नहीं था। उसने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशीनुमा आवाज फिर उभरी। मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और करवट बदली। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशीनुमा आवाज फिर से उभरी। वो उछल पड़ी। बिलाशुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन है?
जानकी ने उस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे फिर से 2 जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल पर देखे थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कमरे के कोने से आवाज आई। पर कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब भी उसी तरफ लगी हुई थीं जहां अंधेरे में वो 2 जुगनू नजर आ रहे थे, और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया, मगर तुम मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। वो कुछ नहीं बोली, बस खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई। उसी लम्हे उस कोने से सरसराहट उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक बहुत बड़ा सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें 2 जुगनों की तरह लग रही थीं। उसके देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ये बिल्कुल वैसी महक थी जो उसने उस रात भी महसूस की थी, जिस रात उसे रात की रानी के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी पर तो जैसे कोई सकता तारी हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीश है, मैं जिन्नात के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं हर रोज रात को तुम्हारे घर आता हूँ। पता है क्यों? एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई। मैं उसे ढूंढने की तलाश में तुम्हारे घर तक पहुँच गया। जब मैंने तुम्हारे घर में रात की रानी की वो बेल देखी, जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीश ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कई बार तुम्हें रात को उस बेल के पास देखा है। मैं समझ गया कि तुम्हें भी रात की रानी पसंद है, जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात तुम डर गई, शायद तुमने मुझे देख लिया था। उसके बाद तुम फिर कभी उसके पास नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से तुम डर गई हो, इसीलिए आज मैं यहाँ आ गया। शीश ने मुस्कुराकर कहा तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जो कोई भी है, इसे उससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। मैं जानता हूँ, तुम बेफिक्र होकर उस खुशबू वाली बेल के पास आ जाया करो, मेरे सिवा वहां और कोई नहीं होता। शीश ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुराती। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा। ठीक है, तो अब तुम सो जाओ, मैं कल आऊंगा, शीश ने जानकी से कहा, और उसके देखते ही बंद दरवाजे से वो आर पार हो गया। जानकी का दिल कर रहा था कि वो उससे इसी तरह बैठकर बातें करता, मगर जानकी ये बात उसे ना कह सकी। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला, वो जा चुका था। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद लिए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर आकर लेट गई। उसे अब आने वाली रात का इंतज़ार था। उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो रात की रानी की बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों वो बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फकत अपना दोस्त और गमगुसार समझते थे। उनकी दोस्ती को अब 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उसे बताया कि वो तो मुसलमान ही पैदा हुआ था, उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे, अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सब सुनकर हैरान हुई कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीश और जानकी की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो काफ़ी अरसे तक सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान हुआ। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया। जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही।
कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो पड़ी। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात की रानी के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीश नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो समझते कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें करती है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बातें कर रही हूँ। अरे बेटा, भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। वो बहुत खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका था, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी हर रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये जान नहीं पाया था कि जानकी किससे बातें करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से कोई सरगोशियां सुनाई थी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज जानकी की है। उसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर में झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को वो रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात ये थी कि अर्जुन को वहां कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो बातें कर रही थी। अरे ये लड़की तो पागल हो गई है, ये तो पौधों से बातें करती है, और वो भी रात को। अर्जुन ने सोचा पागल ही है जो रात की इस पहर पौधों से बातें कर रही है। वो मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के माँ बाप से भी ये बात की कि उनकी बेटी रात को पौधों से बातें करती है। एक रात अर्जुन कहीं बाहर से अपने घर रात को लेट वापस आया। उसे हल्की हल्की जानकी की आवाज आई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका। अर्जुन ने उसकी बातें सुनने की कोशिश की। उसे बहुत हैरानी हुई कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही जुबान बोल रही है, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। फिर अचानक ही जानकी ने किसी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। मजीद गौर करने पर उसे अंदाजा हुआ कि जानकी की यकतरफा आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जानकी दीवारों से बातें कर रही हो। वो इसी शशोपंज में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उसे जानकी की आवाज आई और इस बार वो जो कुछ कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पर जैसे बिजली आ गिरी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलिमा तैयबा है। अर्जुन ने सोचा तो क्या जानकी मुसलमान हो गई है, मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई। उसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। वो इस बात पर हैरान थे कि उनकी बेटी घर से बाहर नहीं निकलती तो फिर वो मुसलमान कैसे हो गई। लोग झूठ बोल रहे हैं ना बेटा? मगर जानकी के जवाब से वो दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है। फिर जानकी ने उन्हें सारी बात बता दी। शीश के बारे में जानकर वो खौफजदा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है, मगर उसने उन्हें यकीन दिलाया कि उस पर कोई आसेब नहीं है। वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। उसके माँ बाप अच्छी तरह से जानते थे कि जानकी और उन्हें यहाँ के लोगों से बहुत खतरा है। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खाकर जैसे ही कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 नकाबपोश उनके घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। शीश, आज इतनी जल्दी आ गया है? उसने मुस्कुराकर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से उसके मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपने मुंह पर से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पर हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुट कर रह गई। जानकी के जिस्म से निकलने वाला खून जमीन को तर कर रहा था। शीश आज अपने वक्त पर आया। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफी था। जानकी! शीश पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेजी से उसके करीब गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक फाड़ कर रोया, पर उसकी आवाज सवाए उसके कोई और नहीं सुन सकता था। वो ज़ारो कतार रोता रहा। अगली सुबह जानकी के माँ बाप ने उसकी लाश देखी। वो जानते थे कि उनकी बेटी मुसलमान हो चुकी है,
اس لیے اس کے ماں باپ نے اسی کمرے میں ایک گڑھا کھود کر اسے وہاں پر دفن کر دیا۔ پھر خود وہ دونوں اسی روز وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر مسلمان ہونے پر کوئی جانکی کو مار سکتا ہے تو ان دونوں کو بھی ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ یہ بتا کر اس لڑکی کے دوبارہ سے رونے اور سسکنے کی آواز سن کر احمر ہوش میں آ گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، جس جگہ پر تم موجود ہو اسی کمرے میں میری لاش دفن ہے، جس کو بغیر غسل کے دفنایا گیا تھا، اس لیے میری بے چین روح آج بھی اس گھر میں پھرتی ہے، تم میری مدد کرو۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر میں گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں جانکی کا دوست شیش تھا۔ احمر کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے جانکی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے سکون کے لیے اس کی تدفین کرائے گا۔ صبح ہونے پر احمر نے کچھ مزدوروں کو بلا کر کدال سے کھدائی کروانا شروع کی۔ وہاں پر انسانی ہڈیاں موجود تھیں اور یہ یقیناً جانکی کی تھیں۔ اس کی بچی کچی باقیات کو باقاعدہ طور پر غسل دلوا کر کفنا دفنا کر گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ احمر نے دل سے دعا کی کہ جانکی کو سکون مل جائے اور اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پھر مزید 2 دن گزارنے کے بعد احمر نے وہ گھر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد کبھی اس گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔